नमस्कार दोस्तों। लाइव सेशन में एक बार आपसे फिर मैं रूबरू हूँ। और आज दो बड़ी खबरें हैं और दोनों बड़ी खबरों का एक दूसरे से संबंध है। खबरें ये हैं कि एक तरफ नेपाल ने एक बार फिर भारत के साथ अपने मतभेद को जाहिर किया है और एक तरह से भारत को कम से कम अपना दोस्त या रणनीतिक सहयोगी नहीं माना है, ये उसने साबित कर दिया है एक खबर के ज़रिए। और दूसरा, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग खबर है, वो ये है कि पैगोंग और उसके इर्द गिर्द के एरिया में जहाँ भारत और चीन की आर्मी एक दूसरे के सामने 300 मीटर की दूरी पर है, वहाँ पर भारतीयों का ध्यान बटाने के लिए भारतीय आर्मी का, भारतीय सैनिकों का, चीन के सैनिक पंजाबी गाने बजा रहे हैं। तो ये दो खबरें हैं और इन दो खबरों का एक दूसरे से संबंध ही है, इसलिए हम इस खबर का जिक्र आपके सामने कर रहे हैं। तो नेपाल ने किया क्या है कि उत्तराखंड से का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, काला पानी, लिपुलेख और ये तीनों स्थानों को एक तरह से उसने जोड़ दिया है कि ये भारत ने इस पर जबरन कब्जा किया है, जो नेपाल का क्षेत्र है। और इसके माध्यम से नेपाल अब ये साबित करना चाह रहा है कि इस भारत के साथ एक विवाद है नेपाल का, और इस विवाद का जब तक निपटारा नहीं होता है, नेपाल की ओली सरकार भारत के सामने अपनी बातों को उठाती रहेगी। तो एक बड़ी खबर है। इधर बीच चूँकि आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर बधाई भी दी है, लेकिन वहाँ के जो छात्रों को पढ़ाए जाने के लिए जो एक उनके सिलेबस में एक विषय डाला गया, उसमें ये 3 एरिया, लिपुलेख, काला पानी और तीसरा मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, इन तीनों एरियाज़ को पूरी तरह से दिखा दिया गया कि वो नेपाल के क्षेत्र के हैं और भारत ने इस पर जबरन कब्जा कर लिया है। 525 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे को नेपाल बताता है कि भारत ने उस पर जबरन कब्जा किया हुआ है, वो नेपाल के क्षेत्र है। और दूसरी बात, नेपाल ने कहा है कि 27 जिले जो भारत के सीमा से लगते हैं नेपाल के, उसमें 22 जिलों में दोनों के बीच सीमा को लेकर के विवाद है। तो पहली बार नेपाल ने स्पष्ट कर दिया कि भारत के साथ उसका बड़ा सीमा विवाद है। देखिए, इसके मायने साफ हैं। ओली सरकार की तरफ से जो बातें ये कही जा रही हैं, जो वहाँ के पाठ्य पुस्तकों में भारत और नेपाल के विवाद को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ओली सरकार और नेपाल की बदली हुई रणनीति नहीं है, उसके पीछे रणनीति चीन की है। क्योंकि चीन ये समझ रहा है कि भारत को झुकाने के लिए, भारत को परेशान करने के लिए अब पड़ोसी देश नेपाल को इस कदर अपने साथ लेना होगा, पाकिस्तान को उसने ले ही लिया है, कि अगर चीन और भारत के कन्फ्रंटेशंस बढ़ें, विरोध बढ़े, तो नेपाल और पाकिस्तान, इन देशों के ज़रिए भारत की मुश्किलें बढ़ाई जाएं। पाकिस्तान के ज़रिए भारत की मुश्किलें ज़्यादा बढ़ती हुई इसलिए नहीं दिखती हैं क्योंकि हम मान ही चुके हैं 1947 के बाद कि इस देश के साथ हमारी दुश्मनी है। बातचीत ज़रूर चलती रहती है, लेकिन इसके साथ हमारी कोई भी मुश्किल की स्थिति में लड़ाई की भी स्थिति पैदा हो सकती है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसको भारत मान चुका है और संघर्ष भी कर रहा है। लेकिन नेपाल को किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट पर चीन ले आ रहा है, ये अब हम सबको समझ जाने की ज़रूरत है। क्योंकि भारत और नेपाल की सीमाएं न सिर्फ काफ़ी लंबी हैं, एक दूसरे से लगती हैं, बल्कि हमारे और दोनों के बीच में एक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध है, जिसको कहते हैं रोटी बेटी का संबंध है। कोई एक पहचान आप कह ही नहीं सकते कि एक दूसरे में कोई विभेद रहा है, और ये सदियों का एक इतिहास रहा है। लेकिन उस सकारात्मक इतिहास के पन्नों को पलटने की कोशिश ओली सरकार पिछले 7-8 महीनों से कर रही है। इसके पीछे चीन जिम्मेदार है, क्योंकि नेपाल में चीन की जो राजदूत हैं वो पूरी तरह से नेपाल के प्रधानमंत्री को अपने एक तरह से बौद्धिक दायरे में ली हुई हैं, और जो भी बीजिंग से इशारा मिलता है उसी के आधार पर नेपाल कार्रवाई करता है।
और उत्तराखंड की इस सीमा को बॉयल करने के पीछे भी चीन की बहुत बड़ी रणनीति है, जो नेपाल के माध्यम से चीन करा रहा है। तो एक ये बड़ी खबर है जिस पर भारत विरोध भी जताए तो क्या जताए, क्योंकि भारत अगर विरोध जताता है तो नेपाल के साथ तल्खियां बढ़ती हैं, और अगर उसे समझाने की कोशिश करता है तो नेपाल की तरफ से ये बात आती है कि अब भारत और नेपाल के संबंध जो हैं वो गुणात्मक स्तर पर अगर उसका मूल्यांकन किया जाएगा तो कई बातें उसमें शामिल की जाएंगी, पहले की तरह संबंध का जो है वो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मतलब साफ है कि हर एक तरीके से नेपाल अब उस स्तर पर बातचीत करना चाहता है जैसे एक पड़ोसी देश जो कि हर एक मुद्दे पर सिर्फ अपनी बात सोचता है, जबकि भारत और नेपाल के संबंध इस तरह से नहीं रहे हैं, क्योंकि रोटी बेटी का संबंध दोनों देशों के बीच रहा है और दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता की रक्षा और उसका सम्मान करते रहे हैं। लेकिन अब वो स्थिति बदल गई है। तो ये बदलने के पीछे, इसके पीछे रणनीति है कि न सिर्फ अभी ये दोनों के बीच में ये विरोध रहे, बल्कि आगे भी ये विरोध को बढ़ाया जाए। और इसीलिए वहाँ के छात्रों को अब पढ़ाने के लिए पाठ्य पुस्तकों के विषय में अब ये शामिल किया गया है कि भारत ने लिपुलेख, काला पानी, इन इलाकों पर लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी, ये 3 एरियाज़ को नेपाल अपना बताता है। फिर एक बार सुन लीजिए, लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख, और बिल्कुल भारतीय सीमा से सटे हुए ये नेपाली क्षेत्र है जो उत्तराखंड एरिया से लगता है। इस पर नेपाल अब अपना दावा कर रहा है और इसके साथ ही साथ 525 वर्ग किलोमीटर के एरिया पर वो कहता है कि भारत ने कब्जा किया हुआ है। ये आरोप है और ये बताया जा रहा है, और ये जो दावा किया जा रहा है, अब वहाँ के नोट जो हैं, जो विनिमय का माध्यम है, मुद्रा जो है, उस पर बाकायदा ये शामिल किया गया है लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को, वो नेपाल का क्षेत्र बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के कन्फ्रंट्रेशन को एस्टैब्लिश कर दिया गया कि भारत और नेपाल के बीच ये सीमा विवाद है, और ये सीमा विवाद अगर इसका स्थायी समाधान नहीं होगा तो उसके पीछे आर्मी का भी एक विकल्प सोच सकता है। हालांकि भारत और नेपाल के बीच में अभी कोई इस तरह की तुलना की भी नहीं जानी चाहिए, ये बहुत जल्दबाजी होगी। और दोनों देशों के बीच जानते हैं कि गोरखा रेजिमेंट जो हमारे बने हैं, वहाँ पर नेपाल के भी गोरखा लोग हमारे आर्मी में शामिल होते हैं, उस पर भी सवाल जो है वो समय समय पर उठाया गया। सवाल तो ये ओली सरकार, जो प्रधानमंत्री ओली हैं वर्तमान, जो चीन के इशारे पर नाचते हैं, इन्होंने तो महात्मा बुद्ध तक और अयोध्या में राम का जन्म ही नहीं हुआ था, उनको भी उन्होंने नेपाली बता दिया। कुल मिलाकर के सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक, राजनीतिक चारों तरफ से नेपाल आक्रमण कर रहा है। और अब आक्रमण करने का जो उसका आधार है, उसमें वो छात्रों को, जो एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है, उनको भारत विरोधी बनाने के लिए इन 3 उत्तराखंड से बिल्कुल सटे हुए क्षेत्र, जो भारत के क्षेत्र को मानता ही नहीं, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, इन क्षेत्रों को काला पानी, इन तीनों क्षेत्रों को बता रहा है कि भारत ने इस पर जबरन कब्जा किया हुआ है। तो कुल मिलाकर के कन्फ्रंटेशन बढ़ना तय है, क्योंकि चीन के इशारे पर नेपाल कर रहा है। और चीन के इशारे पर मजबूर इसलिए है क्योंकि नेपाल में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चीन ने कर दिया है। ठीक वही स्थिति जो इस समय यहाँ पर श्रीलंका में, और श्रीलंका में एक स्थिति ऐसी ला दिया कि वहाँ का हम्बनटोटा एक बंदरगाह, जिसका मैंने पहले भी लाइव के दौरान आपको जिक्र किया था कि हम्बनटोटा बंदरगाह पर भी अब चीन का पूरा अधिकार हो गया। 99 साल की लीज पर हम्बनटोटा बंदरगाह, जो बिल्कुल भारत के समुद्री इलाके से बिल्कुल नज़दीक से लगता हुआ है, उस पर भी चीन ने एक तरह से कब्जा कर लिया है। और ये जो एरिया है, इन पर कब्जा करने के बाद वहाँ पर अपने माल को डंप करता है। और उन स्थितियों में जब भारत से कन्फ्रंटेशन जो है वो पूरी तरह से जल, थल, वायु, जो तीनों स्थिति में जल सीमा पर भी इस तरह से वो घेरा बना रहा है कि भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इसी के माध्यम से चीन ये दिखाना चाहता है कि वह एशिया की तो सबसे बड़ी ताकत है ही है, निर्विवाद रूप से पूरे वर्ल्ड की अब एक बड़ी ताकत है। हालांकि अमेरिका अभी फिलहाल चीन के ये मंसूबे पूरे नहीं होने देना चाहता, जिसमें उसे भारत की ज़रूरत है, और भारत को चूंकि चीन घेरने की कोशिश कर रहा है, इसलिए भारत भी अमेरिका का पूरा साथ दे रहा है। देखिए, वैश्विक नीति में इन सारी बातों को हमें सोचना पड़ता ही है। और अभी एक ताज़ा खबर आपको ये बता दें कि मालदीव पर भी एक तरह से चीन अप्रत्यक्ष रूप से एक तरह से अधिकार कर लिया है। $5 बिलियन की वहाँ की अर्थव्यवस्था है,
और उस अर्थव्यवस्था में $3.5 बिलियन सीधे सीधे चीन ने उनको उधार दिया हुआ है। तो मालदीव जो बिल्कुल भारत से सटा हुआ समुद्री एक देश है, जहाँ के संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत ने समय समय पर कई बड़े कदम उठाए हैं और का इतिहास प्रमाण है, वहाँ पर भी अब चीनी कब्जा एक तरह से हो चुका है। श्रीलंका पर वो एक तरह से उनके कोस्टल एरिया में बहुत कुछ अपनी गतिविधि बढ़ा चुका है। नेपाल को किस तरह से वो भारत के खिलाफ सरगर्म कर रहा है, और पाकिस्तान की स्थिति तो आप जान ही रहे हैं कि सीपैक अर्थात चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने के लिए वो सारी जो संरचना है, सारा जो ये माहौल इस समय पूर्वी लद्दाख में ख़राब किया जा रहा है, उसके पीछे भी यही एकमात्र रणनीति है और इसी रणनीति को आगे बढ़ा रहा है चीन। इसलिए याद रखिए कि चीन की सीमा पर आप लोगों ने को एक खबर बता रहा हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर है कि बॉर्डर एरिया पे जहां दोनों देशों की आर्मी एक दूसरे से 300 मीटर की दूरी पर अब इस समय तैनात हैं, स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण है। संसद में दोनों सदनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वक्तव्य भी दिया और स्पष्ट कर दिया कि चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और उसके पीछे कारण है कि जो औपचारिक लाइन है, बाउंड्री है, मैंने पहले भी आपके सामने इस बात का जिक्र किया था कि वास्तव में कौन किसके एरिया में घुसा है ये तय ही नहीं हो सकता, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से हमारे देश दोनों के बीच में कोई बाउंड्री लाइन है ही नहीं। तो जिसका जहाँ कब्जा पहले से, या तो हम उसको एक्सेप्ट करें जो कंट्रोल्ड है, और एक्चुअल कंट्रोलिंग एरिया के बाद कुछ नो मैंस लैंड होते हैं जहां पर न उनकी सेना आ सकती है न हमारी सेना आ सकती है, और वहीं एरिया पर एक षड्यंत्र के तहत और आंखों में धूल झोंक करके, एक तरह से आप कह लें कि भारत के साथ खिलाफ षड्यंत्र करके चीन ने कोशिश की अप्रैल लास्ट और मई के प्रारंभिक सप्ताहों में, और उसके बाद जो स्थिति है वो आपके सामने। और आज स्थिति यह है कि एक बड़े संघर्ष की, मैं तो ये कहता हूँ कि ये संघर्ष नहीं बल्कि लड़ाई चल रही है, और लड़ाई मनोवैज्ञानिक है, और इस मनोवैज्ञानिक लड़ाई में और सैन्य संघर्ष में फिलहाल भारत चीन से 20 पड़ रहा है। इस स्थिति के बावजूद कि चीन ये शो कर रहा है कि वो पूरी दुनिया का एक बड़े ताकतवर देश के रूप में दुनिया के सामने अपने को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। उस चीन के सैनिक, आप सोच सकते हैं कि चीन के जो एक मानसिकता है, जो मनस है, और उनका जो मनोवैज्ञानिक सोचने का तरीका है वो है क्या, वो पंजाबी गाने बजा रहे हैं। आप समझ सकते हैं, बॉर्डर एरिया पर जहां 300 मीटर की दूरी पर है, तो आपके मन में एक सहज सवाल उठता होगा कि पंजाबी गाने क्यों बजाए जा रहे हैं। पंजाबी गाने बजाए जाने के पीछे एक उद्देश्य है कि भारत और चीन के बीच जो एक ऐतिहासिक संबंध रहा, चूँकि ब्रिटिशर्स का भी हुकूमत रहा है, तो सिख रेजिमेंट का, पंजाबी सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है चीन के साथ जब हम ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे। तो उन दिनों की याद दिला करके चीन हमारे सैनिकों को ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि चीनी और पंजाबी या सिख जो है वो एक भाई भाई की तरह है। ये भाई भाई का कंसेप्ट दे करके चीन हमारे साथ बहुत कुछ षड्यंत्र करता रहा है, 1962 में भी किया, और अब वो करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत ये सब कुछ समझता है, और बहुत आराम से ये खबर आ रही है कि चीनी सैनिकों के द्वारा बजाए जाने वाले पंजाबी गानों का भारतीय सेना लुत्फ भी ले रही है, और उनकी एक एक हरकत पर नज़र रख रही है, क्योंकि रणनीतिक पॉइंट पर भारत ऊंचाई पर बैठा हुआ है, चीन के सैनिक नीचे बैठे हुए हैं, इसलिए उनकी कोई भी गतिविधि बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती है, और जब पकड़ में आ जाती है तो भारत के सैनिकों का मनोबल तोड़ने के लिए वो ये सारा नाटक, सारी ये नौटंकी वो कर रहे हैं, और इसका भारतीय जवाब दे रहे हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई में भारतीयों का मनोबल तोड़ने के लिए, भारत सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए वहाँ पर पंजाबी गाने बजाए जा रहे हैं, भाई भाई का नारा दिया जा रहा है, और ये बार बार, चूँकि वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोल नहीं पाते, उनकी हिंदी की कोई जानकारी नहीं है, चाइनीज़ भाषा भारतीय समझ नहीं सकते, तो जितना कुछ भी वो एक गाने के बाद वो एक संदेश देने की कोशिश करते हैं, वो संदेश में का भाव ये है कि आपकी सरकार, अर्थात जो वर्तमान मोदी सरकार है, वो आपको गलत जगह पर पेश कर रही है, आपकी इसमें भलाई नहीं, इसलिए आप लोग पीछे हटे। तो भारतीय सैनिकों को पीछे हटाने के लिए अब इस तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध जो है वो चीन की तरफ से लड़ा जा रहा है, और ये स्थिति न सिर्फ
बॉर्डर पर है, बल्कि जब दोनों तरफ से उच्च जो एक राजनयिक स्तर पर बातचीत होती है वहाँ भी होता है कि बातचीत में चीन मान जाता है। अभी रूस में एससीओ समिट में रक्षा मंत्री भी मिले, विदेश मंत्री भी मिले, यहाँ तक कि सुरक्षा जो हमारे एनएसएस की बैठक हुई उसमें भी मुलाकात हुई। लेकिन एक स्पष्ट मानिए कि चीन के इरादे नेक नहीं हैं और चीन ऐसी मुश्किल में अब फंस गया है, क्योंकि मैं बार बार जब भी लाइव आता हूं तो ये स्थिति बताता हूं कि अगले दिसंबर तक, आने वाले दिसंबर तक की स्थिति बहुत खतरनाक है। और चूंकि अब ठंड का मौसम, वहाँ पर बर्फ़ पड़ने में जस्ट 10 से 12 दिन की दिन शेष बचे हैं। इस दिन में अगर भारतीय सेना इसी तरह से रणनीतिक रूप से काबिज रही तो चीन के सैनिक पीछे हटने को मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया में माउंटेन वॉर में इन परिस्थितियों में चाइनीज सैनिक विशेषज्ञता उनकी नहीं है और न उनकी उस तरह का उनका प्रशिक्षण है, और इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, अपने षड्यंत्रों को अंजाम नहीं दे सकते। इसलिए इसके पहले कि वहाँ पर बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो जाए, जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि दीपावली तक की स्थिति ज़्यादा खतरनाक है, उसके पहले वो हो सकता है कि बॉर्डर एरिया पे या इस चुसूल से लेकर के पैगोंग तक में कुछ एरियाज़ में जो रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ पर सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। और आप की ये जानकारी के लिए बता दूं कि 50,000 से ज़्यादा सैनिक जो है वहाँ पर दोनों तरफ के सैनिक जो है एक दूसरे के सामने डटे हुए हैं। तो ये सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखें तो नेपाल कि ये जो खबर आ रही है कि वहाँ के पाठ्यक्रम में जो छात्रों को पढ़ाया जाएगा कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी जो उत्तराखंड के एरियाज़ में हैं, जो हमारे एरियाज़ हैं, जिन पर आज तक कोई नेपाल के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं होता था, अब अपने छात्रों को नेपाल के स्कूलों में, विद्यालयों में पढ़ाया जाएगा कि भारत ने नेपाल की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। तो एक भावी पीढ़ी को भारत विरोधी बनाने की एक बड़ी साजिश जो ओली सरकार कर रही है, और हमारा ये मानना है कि ओली सरकार नहीं बल्कि ये चीन का निर्देश है, क्योंकि चीन के इशारे पर नाचना अब ओली सरकार की मजबूरी है, क्योंकि उनको भी इतना ऋण दिया जा चुका है कि वो उसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं जैसे श्रीलंका और मालदीव। मैंने मालदीव का भी उदाहरण आपको बताया कि वहाँ की इकोनॉमी के आधे से ज़्यादा का पैसा जो है वहाँ की इकोनॉमी में चीन ने उधार के रूप में दे करके लगा दिया है। तो मालदीव की भी सरकार एक तरह से चीन के इशारे पर नाचने के लिए मजबूर है। श्रीलंका की सरकार भी अब उस मजबूरी को बाकायदा बयान कर चुकी है कि चीन से हमने उधार लेकर के बहुत बड़ी गलती की, और पाकिस्तान से तो हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते कि वो कोई गलती मानेंगे। लेकिन पाकिस्तान में इस समय बहुत शांति है। आप देख सकते हैं कि पीओके के एरिया से लेकर के और श्रीनगर और कश्मीर बॉर्डर पर इस समय एलओसी पर, एलएसी नहीं, एलएसी तो चीन से लगती है, एलओसी पर शांति है, अपेक्षाकृत पहले से ज़्यादा शांति है। थोड़ी बहुत छुटपुट घटनाएं होती हैं, इसके पीछे भी रणनीति बहुत बड़ी है। कल हम इस पर बड़ी विस्तृत बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान इतनी शांति क्यों बरत रहा है। ये भी चीन के इशारे पर है। आज मैं आपको संकेत दे रहा हूँ, ये भी चीन के इशारे पर है, क्योंकि चीन पाकिस्तान को बहुत बड़ा भरोसा दिलाया है कि अगर पाकिस्तान भी चीन के साथ बराबर का अगर एक फ्रंट खोलता है तब तो भारत ये इस्टेब्लिश ही कर देगा कि चीन और पाकिस्तान मिल करके भारत को बुरी तरह से हराने के लिए, भारत को परेशान करने के लिए, उनके एरिया पर कब्जा करने के लिए बड़ा प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में चीन पूरे विश्व बिरादरी में ज़्यादा बुरी तरीके से घिर सकता है। इसलिए अपने अंडर में जो इस तरह से उसने पाकिस्तान को लिया है उसको शांत बैठाया हुआ है, और उसने पाकिस्तान को भरोसा दिया है कि गलवान से लेकर के पैगोंग तक में जो कुछ भी सैनिक कन्फ्रंटेशन हो रहा है उसके माध्यम से हम भारत को उलझाए रखेंगे। और ये करके पाकिस्तान को एक भरोसा दे रहा है कि हम भारत को पीओके की तरफ देखने के लिए अभी समय ही नहीं देंगे। आप ये बात समझिए, इसलिए पाकिस्तान इतना शांत है, क्योंकि पाकिस्तान को ये लग रहा था, इमरान सरकार को और वहाँ के सैन्य प्रमुख बाजवा को, कि भारत देर सवेर अब पीओके पे एक बड़ी कार्रवाई करा सकता है, क्योंकि उसकी स्थिति बहुत मजबूत है। मैं तमाम समय पाकिस्तान टीवी पर चल रहे विभिन्न डिबेट्स को मैं सुनता हूँ। वहाँ के डिबेट्स में जो इंटेलेक्चुअल्स की जो सोच समझ में आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा चिंतनीय है उनके लिए, क्योंकि पाकिस्तानियों का अब ये मानना है, वहाँ के विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चीन के
बढ़ते इरादे को भारत ने रोक लिया है तो पाकिस्तान के सामने वो बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो एक मनोवैज्ञानिक रूप से इस समय भारत जो है उसकी सैन्य दक्षता जो है वो बहुत अच्छी तरह से इस्टेब्लिश हो चुकी है। इसको लेकर भी चीन बहुत ज़्यादा परेशान है। इसलिए अभी वो नेपाल के जरिए, श्रीलंका के जरिए, मालदीव के जरिए या हमारे व्यापारिक ताने बाने को छिन्न करने के लिए या हमारे देश की सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के लिए बहुत कुछ षड्यंत्र को अंजाम दे सकता है, जो समय समय पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसी इन परिस्थितियों में नेपाल की जो घटना है और बॉर्डर पर जो पंजाबी गाने चीन की आर्मी की तरफ से बजाए जा रहे हैं, इसके मर्म को समझिए। हमारे देश के सामने ये दीपावली से लेकर के ये जो दिसंबर से जनवरी तक का महीना है, ये बहुत ही खतरनाक है। अगर इस पूरे मनोवैज्ञानिक और सैन्य संघर्ष में अगर हमने चीन को एक तरह से पस्त कर दिया, तो चीन को ये मानना ही होगा कि एशिया में उसकी चौधराहट को सबसे बड़ा अगर कोई उसके लिए डिटरेंस के तौर पर काम करेगा या इसको रोकने का काम करेगा तो भारत है। और न सिर्फ भारत चीन को रोकेगा बल्कि उसकी आर्थिक नीतियों को और उसके षड्यंत्र को बुरी तरह से पस्त करते हुए उसके सीपेक की जो रणनीति है, सीपेक को एक्सटेंड करने के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को जो ख़त्म करने के लिए भारत भी बहुत बड़ा प्रयास कर सकता है। इसको लेकर के चीन परेशान है। इसलिए पाकिस्तान से लेकर के नेपाल, मालदीव और श्रीलंका को वो समय समय पर भारत के खिलाफ सरगर्म करने की बड़ी रणनीति पर चल रहा है। उसी का एक परिणाम है कि नेपाल अब अपने छात्रों को ये पढ़ा रहा है कि 27 ज़िले जो भारत से लगते हैं, उन 27 ज़िलों के जो सीमा हैं वो भारत के द्वारा वहाँ पर कुछ न कुछ नेपाली सीमा का अधिग्रहण किया गया है, कब्जा किया गया है। इसका मतलब क्या है? नेपाल अब ये कहना चाहता है कि उसके साथ भारत के कन्फ्रंटेशन आगे होने वाले हैं। तो आप सहज समझ सकते हैं कि रोटी और बेटी के रिश्ते वाला देश नेपाल भी अब हमारा दुश्मन बन रहा है। और इसको बनाने के लिए, इसको इस्टेब्लिश करने के पीछे भी चीन की रणनीति है, क्योंकि चीन अपने बाजार की रणनीति के तहत नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान को पूरी तरह से बाजार बना देना चाहता है। भारत बाजार न बने और इसके लिए बाइकॉट चाइना को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, कल भी हम इस पर बातचीत करेंगे। फिलहाल इस देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि कितना ज़्यादा हम अपने देश के लिए एंटी चाइना माइंडसेट से आगे बढ़ें और अपने देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रयासरत हों, क्योंकि हम इस समय एक दूसरे दुश्मन कोरोना से भी लड़ रहे हैं। इस लाइव में फ़िलहाल इतना ही। आज के लाइव के जितने भी तथ्य हैं, अगर आप इससे सहमत हों तो आप हमें ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें, और इससे एक जनमत तैयार होगा और जनमत से हमारी एक मानसिकता तैयार होती है और इसी के माध्यम से हम अपने देश और समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।